क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स साइंस एनसीईआरटी क्लास 11 का तीसरा चैप्टर देखेंगे, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के जो तीनों नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी का जो है चैप्टर है गति के नियम। इसमें हम लोग जो है अरस्तू की जो है भ्रामकता, इसके बारे में जानेंगे। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम क्या है, संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि पिछले अध्याय में हमारा संबंध दिक् स्थान में किसी कण की गति का मात्रात्मक वर्णन करने से था। हमने देखा है कि एक समान गति में मात्र वेग की संकल्पना की आवश्यकता थी, जबकि असमान गति में त्वरण की अवधारणा की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। तो जब एक समान गति से कोई चीज़ चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेग। लेकिन जब वो असमान गति होती है, रुक रुक के चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण की अवधारणा कहते हैं। अब तक हमने यह प्रश्न नहीं पूछा है कि पिंडों की गति का क्या कारण है। जो पिंड होते हैं उनकी गति का क्या कारण होता है। इस अध्याय में हम अपना ध्यान भौतिकी के इस मूल प्रश्न पर केंद्रित करेंगे कि जो है पिंडों की गति के क्या नियम होते हैं और क्या कारण होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, लिखा है, आइए सबसे पहले हम अपने सामान्य अनुभव के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाएं। विरामावस्था में पड़ी फुटबॉल को गति प्रदान करने के लिए किसी न किसी को उस पर अवश्य ठोकर मारनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर फुटबॉल है, जब तक इस पर हम प्रेशर नहीं डालेंगे, हम कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाएंगे, तब तक ये फुटबॉल में गति नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो है वो तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी। आगे लिखा है, किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने के लिए हमें उसे ऊपर की ओर क्या करना पड़ता है, प्रक्षेपित करना पड़ता है। मंद पवन वेग पेड़ की शाखाओं को झुला देती है, जो है धीरे धीरे हवा चलती है। प्रबल वायु का झोंका तो भारी पिंडों तक को भी क्या करता है, जो है हिला देता है या उसे जो है लुढ़का देता है। बहती नदी किसी के न खेने पर भी नाव को गतिमान कर देती है, क्योंकि जो है अगर नाव को हम नहीं खेएंगे, नहीं चलाएंगे, फिर भी जो अगर बहती नदी है तो उसको चला देगी, कहीं ना कहीं उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अस्पष्टता किसी पिंड को विराम से गति में लाने के लिए किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गति को रोकने अथवा मंद करने के लिए भी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। किसी जो है अनंत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती किसी गेंद को उसकी गति की विपरीत दिशा में बल लगाकर रोका जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। इन उदाहरणों में बल का बाह्य साधन हाथ, वायु, जलधारा आदि पिंड के संपर्क में हैं। ठीक है, जो गति देते हैं, जो कहीं कहीं से क्या लगाते हैं, बाह्य बल लगाते, तभी उसमें गति उत्पन्न होती है। धक्का किए, परंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है। किसी भवन के शिखर से बिना अधोमुखी धक्का दिए मुक्त किया गया पत्थर पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण त्वरित हो जाता है और वो नीचे की ओर क्या हो जाता है, आने लगता है। ठीक है, कोई छड़ चुंबक लोहे की कीलों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसका मतलब उसमें भी गति होती है, उसमें भी कोई बल लगता है। यह दर्शाता है कि बाह्य साधन, इन उदाहरणों में जो है गुरुत्वीय और चुंबकीय बल, एक दूरी से किसी भी पिंड पर बल लगा सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो गुरुत्वीय भी हो सकता है और चुंबकीय बल भी हो सकता है। संक्षेप में, किसी रुके हुए पिंड को गति प्रदान करने अथवा गतिमान पिंड को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पिंड है, अगर उसको गति लाना होगा तभी बल की आवश्यकता होगी, और अगर कोई गतिमान पिंड है, अगर उसके हम क्या करना है, रोकना है, तभी क्या होगा, बल की आवश्यकता होगी। तथा इस बल को प्रदान करने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। यह बाह्य साधन उस पिंड के संपर्क में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, यहाँ तक तो सब ठीक पर सही है, परंतु
तब क्या होता है जब कोई पिंड एक समान गति से चलता है। उदाहरण के लिए बर्फ के क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल से कोई सीधी कोई वस्तु है सीधी रेखा में गति, कोई स्केटर किसी पिंड को एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई बाह्य बल आवश्यक है या नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो लिखा है अरस्तु की भ्रामकता क्या थी। उपरोक्त प्रश्न सरल प्रतीत होता है, यद्यपि इसका उत्तर देने में कई युग लग गए थे। वस्तुतः 17वीं शताब्दी में गैलीलियो द्वारा दिए गए इस प्रश्न का सही उत्तर न्यूटनी यांत्रिकी का आधार बन गया, जिसने आधुनिक विज्ञान के जन्म का संकेत दे दिया। महान ग्रीक विचारक अरस्तु 84 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व ने यह विचार रखा। तो कभी कभी अरस्तु का डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो उनका डेट भी हमें याद रखना है कि वो कब उनका जन्म हुआ था। तो 384 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हुई थी। कौन थे वो? तो एक ग्रीक विचारक थे। तो उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बाह्य साधन अवश्य चाहिए। उदाहरण के लिए इस विचार के अनुसार किसी धनुष से छोड़ा गया तीर उड़ता रहता है, क्योंकि तीर के पीछे की वायु उसे ढकेलती रहती है। यह अरस्तु द्वारा विकसित विश्व में पिंडों की गति में से संबंधित विचारों के विस्तृत ढांचे का एक भाग था। तो जो तीर का जो उदाहरण है, ये किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। गति के विषय में अरस्तु के अधिकांश विचार अब गलत माने जाते हैं, क्योंकि उनको जो भ्रम था वो भ्रम दूर हुआ है। क्योंकि लगातार आधुनिक अधिकांश क्या हो गया है, नए नए आविष्कार हुए हैं साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। आगे लिखा है, और उनकी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम के लिए हम यहाँ अरस्तु के आगे लिखा है, क्या लिखा है? अरस्तु के गति के नियम को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अरस्तु का जो गति का नियम था वो क्या था? लिखा है, किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन्होंने ये बात कहा। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि अरस्तु का गति का नियम दोष युक्त है, मतलब इसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं। तथापि यह एक स्वाभाविक विचार है जो कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य अनुभव से रख सकता है। अपनी सामान्य खिलौना कार जो इसमें बैटरी ना लगी हो से फर्श पर खेलती छोटी बालिका भी अपने अंतर ज्ञान से यह जानती है कि कार को चलती रखने के लिए उस पर बंधी डोरी का अस्थायी रूप से कुछ बल लगा करके बराबर खींचना होगा। मतलब यह हुआ कि एक अबोध बच्ची है, लेकिन उसको ये बात मालूम है कि जब तक बल नहीं लगाएंगे, जब तक हम डोरी से उसको खींचेंगे नहीं, तब तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। यदि वह डोरी को छोड़ देती है तो कुछ क्षण बाद कार रुक जाती है। अधिकांश स्थलीय गति में यदि यही सामान्य अनुभव होता है। पिंडों को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बलों की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो बाह्य बल की आवश्यकता तो प्रतीत होती है। स्वतंत्र छोड़ देने पर सभी वस्तुएं अंततः रुक जाती हैं। फिर अरस्तु के तर्क में क्या दोष है? अब ये हुआ कि अरस्तु के तर्क में दोष क्या है? बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर बाह्य बल नहीं लगेगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। फिर अरस्तु के तर्क में क्या दोष है? इसका उत्तर है कि गतिशील खिलौना कार इसलिए रुक जाती है कि फर्श द्वारा कार पर लगने वाला बाह्य घर्षण बल उसकी गति का अवरोध करता है। जो फर्श पर घर्षण बल लग रहा है उसने उस गाड़ी को रोक दिया, ठीक है। इस बल को निष्फल करने के लिए बालिका को कार पर गति की दिशा में बाह्य बल लगाना पड़ता, दोबारा बल लगाना पड़ता है। तो अरस्तु ने यह चूक कर दिया कि उन्होंने घर्षण बल पर ध्यान नहीं दिया। जब कार एक समान गति में होती है तब उस पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। बालिका द्वारा लगाया गया बल फर्श के बल घर्षण बल को निरस्त कर देता है। इसका उपमेय है, मतलब यह हुआ कि जो घर्षण बल लगता है उसको क्या करता है? धक्का दे करके वो बालिका द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है। यदि कोई घर्षण ना हो तो बालिका को खिलौना कार की एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अरस्तु यही चूक गए जिन्होंने घर्षण बल की कोई चर्चा नहीं किया। प्रकृति में सदैव ही विरोधी घर्षण बल ठोसों के बीच अथवा श्यान बल तरलों के बीच आदि उपस्थित होता है। याद रखना, घर्षण बल हमेशा होता है, इसी वजह से कोई चीज गति होते हुए रुक जाती है, ठीक है।
यह उन व्यवहारिक अनुभवों से स्पष्ट है जिनके अनुसार वस्तुओं में एक समान गति बनाए रखने के लिए घर्षण बलों को जो है निष्फल करने, ठीक है, निष्फल करने और जो है हेतु बाह्य साधनों द्वारा जो है बल लगाना आवश्यक होता है, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं कि अरस्तु ने जो है त्रुटि कहाँ कर दी, कहाँ उन्होंने गलती कर दिया। उसने अपने इस व्यवहारिक अनुभव को एक मौलिक तर्क का रूप दिया। गति तथा बलों के लिए प्रकृति के यथार्थ नियम को जानने के लिए हमें एक ऐसे आदर्श संसार की कल्पना करनी होगी जिसमें बिना किसी विरोधी घर्षण बल लगे एक समान गति का निष्पादन होता है। यही गैलीलियो ने किया था। तो गैलीलियो ने क्या किया, घर्षण बल दे करके उसको थोड़ा से स्पष्ट कर दिया, जो काम अरस्तु नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब आते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो लिखा है, गैलीलियो ने वस्तुओं की गति का अध्ययन एक आनत समतल पर किया। किसी अनंत समतल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तुएं त्वरित होती हैं, जबकि तल पर ऊपर की ओर जाने पर वस्तुओं में मंदन होता है। मतलब ये हुआ, अगर ढाल होगा तो गति क्या होगी, चलती रहेगी। अगर ढाल के ऊपर चढ़ना होगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसमें गति कम हो जाएगी। क्षैतिज समतल पर गति इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। अगर हम समतल पर गति चला रहे हैं तो ये अलग हो गया, अगर हम चढ़ा रहे हैं कोई चीज़ तो अलग हो गया, और उतार रहे तो अलग हो गया, ठीक है। गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि किसी घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर गतिशील किसी वस्तु में ना तो त्वरण होना चाहिए और ना ही मंदन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई समतल चीज है तो उस पर जो है ना तो घर्षण होगा, मतलब ये हुआ, ना तो उसमें त्वरण होगा और ना ही उसमें मंदन होगा, अगर वो कोई चीज समतल है। अर्थात इसे एक समान वेग से गति करनी चाहिए, ठीक है। गैलीलियो के एक अन्य प्रयोग जिसमें उन्होंने द्वि-आनत समतल का उपयोग किया, वही मतलब उन्होंने ये बताया कि द्वि-आनत समतल क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने आगे व्याख्या किया। से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि एक आनत समतल पर विराम अवस्था में से छोड़ी गई गेंद नीचे लुढ़कती है और दूसरे आनत समतल पर ऊपर चढ़ती है, ठीक है। कैसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। एक आनत से अगर हम गेंद यहाँ छोड़ते हैं तो दूसरे पे क्या हो जाती है, चढ़ते, तो जितना यहाँ पर जितनी बेग से यहाँ पे आएगी उतनी ही बेग से ऊपर चढ़ेगी वो, ठीक है। आगे लिखा है, यदि दोनों जो है आनत समतलों के पृष्ठ अधिक रूढ़ नहीं है तो गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के लगभग समान होगी, कुछ कम या अधिक हो सकती है। तो अगर गेंद यहाँ से छोड़ी जाएगी तो जितना ये नीचे आएगी उतना ही ऊपर जाएगी, जितना बल यहाँ लगा है उतना ही बल ऊपर लगेगा, ठीक है। आदर्श स्थिति में जब घर्षण बल पूर्णतः विलुप्त कर दिया जाता है तब गेंद की अंतिम ऊंचाई उसकी आरंभिक ऊंचाई के समान होनी चाहिए, ठीक है। अगर घर्षण बल नहीं लगेगा, तो इसमें घर्षण बल नहीं होगा तो जितना इधर से आएगा उतना ऊपर वो जाएगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर गैलीलियो के सिद्धांत को यहाँ पर प्रमाणित किया गया और एक तरह से जड़त्व के सिद्धांत को किया गया। आगे लिखा है, अब यदि दूसरे समतल ढाल को घटा करके प्रयोग को दोहराएं तो फिर भी गेंद उसी ऊंचाई तक पहुंचेगी, परंतु ऐसा करने पर वह अधिक दूरी चलेगी। बिल्कुल सही है। सीमांत स्थिति में जब दूसरे समतल का ढाल शून्य है, अर्थात वह क्षैतिज समतल है, तब गेंद अनंत दूरी तक चलती है। दूसरे शब्दों में इसकी गति कभी नहीं रुकती है। जैसे अगर हम समतल वाले पे चढ़ते हैं तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस चीज को बताया गया है, ठीक है। आगे लिखा है, व्यवहार में गेंद क्षैतिज समतल पर एक जो है परिमित दूरी तक चलने के बाद बाह्य विरोधी घर्षण बल, जिसे पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं किया जा सकता है, के कारण विराम में आ जाती है। यद्यपि निष्कर्ष स्पष्ट है कि यदि घर्षण न होता तो गेंद क्षैतिज समतल पर एक समान वेग से निरंतर चलती रहती। तो अगर घर्षण ना हो तो कोई भी वस्तु क्या होगा, अब एक समान गति से चलती रहेगी, उसमें कोई भी जो है परिवर्तन नहीं आएगा, वो उसका वेग बना रहेगा। अगर घर्षण होगा तो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। उसी चीज को यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं लिखा है, द्वि आनत समतल पर गति के जो है प्रेक्षण के गैलीलियो के जड़त्व का नियम यहाँ पे
अनुमानित किया गया है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ से गेंद छोड़ी जाती है और घर्षण ना हो तो आप यहाँ तक दे सकते हैं जा सकती है। दूसरा, अगर ये वाला जो है आपका क्षेत्र ज़्यादा विस्तार हो तो यहाँ से गेंद चलेगी और यहाँ तक जाने में उसको काफ़ी समय लगेगा। और तीसरा, अगर ये है और यहाँ पे अगर जो है आपका घर्षण ना हो तो यह एक समान गति से आगे बढ़ते हुए वो गेंद चली जाएगी। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया, तो उसी का निष्कर्ष के रूप में कहा गया है। इस प्रकार गैलीलियो को गति के संबंध में एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है जो अरस्तु तथा उनके अनुयायियों को समझ में नहीं आई। गतिकी में विरामावस्था तथा एक समान रैखिक गति की अवस्था अर्थात एक समान वेग की गति तुल्य होती है। दोनों ही प्रकारों में पिंड पर कोई नेट बल नहीं लगता है। यह सोचना जो है त्रुटिपूर्ण है कि किसी पिंड की एक समान गति के लिए उस पर कोई जो है नेट बल जो है क्या करना लगाना आवश्यक है। किसी पिंड को एक समान गति में बनाए रखने के लिए हमें घर्षण बल को निष्फल करने के लिए एक बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होती है। अगर घर्षण बल को समाप्त करना होगा तो हमें बाह्य बल लगातार लगाना होगा जिससे वो पिंड या कोई वस्तु गतिमान बनी रहे तथा ताकि पिंड पर लगे दोनों बाह्य बलों का नेट बाह्य बल शून्य हो जाए। सारांश में यदि नेट बाह्य बल शून्य है तो विराम अवस्था में रहा पिंड विरामावस्था में ही रहता है और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहता है। तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व से तात्पर्य है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। अगर कोई चीज परिवर्तित है, कोई चीज गतिमान एक समान वेग से चल रही है, अगर उसमें जो है घर्षण उत्पन्न होगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो परिवर्तन के प्रति जो प्रतिरोध होता है उसी को जड़त्व कहते हैं। कोई पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में वो तब तक बनी रहती है जब तक कोई परिवर्तन नहीं उसमें करता है, ठीक है, परिवर्तन नहीं करता है तथा जब तक कोई बाह्य बल ऐसा करने के लिए उसे विवश नहीं करता तब तक वो एक समान गति से वो चलती रहेगी। तो जड़त्व का नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूटन का गति का प्रथम नियम देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ पे जो है प्राचीन भारतीय इतिहास विज्ञान में गति संबंधी क्या अवधारणाएं थी इतिहास में, जरा उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो है क्या हमारे लायक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो लिखा हुआ है आपका कि प्राचीन भारतीय विचारकों ने भी गति संबंधी धारणाओं की एक विस्तृत प्रणाली जो है आपका सिस्टम विकसित कर ली थी। बल जो गति का कारण है भिन्न प्रकार का माना गया। सतत दाब के कारण बल जिसे जो है नोदन कहा गया, जैसे जल यात्रा करने वाले पाल यानों पर लगने वाला पवन का बल, ठीक है, जैसे जो जहाजों पर लगता है। संघट जो अभिघात को कुंभकार द्वारा चाक को छड़ से घुमाने पर लगने वाला बल, जब जो चाक घुमाता था। सरल रेखीय गति वेग के लिए अथवा प्रत्यास्थ पिंडों से आकृति के प्रत्यानयन की दीर्घ जो है अस्थायी आवृत्ति संस्कार, डोरी, छड़ आदि से संचालित बल। गति के वैशेषिकता सिद्धांत को वेगों की संकल्पना कदाचित जड़त्व की संकल्पना के समीपस्थ है। वेग सरल रेखा में चलने की प्रवृत्ति का विरोध संपर्क आने वाली वस्तुओं जिसमें वायुमंडल भी शामिल है के द्वारा होता है। मतलब यह हुआ कि अगर वेग से कोई वस्तु सरल अवस्था में चल रही है, अगर कोई विरोध करता है, चाहे वो घर्षण बल हो चाहे कोई एक वायु क्यों ना हो जो घर्षण उत्पन्न करती है, तो वो गति अपने आप क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ऐसा माना गया है या घर्षण तथा वायु प्रतिरोध के विचार के समान विचार है। उनका यह अनुमान सही था कि पिंडों की विभिन्न प्रकार की गतियां स्थानीय घूर्णित या कंपन उस पिंड के अवयवी कणों की केवल स्थानांतरित गति के कारण ही उत्पन्न होती है। पवन में गिरती किसी पत्ती की कुल मिलाकर के अधोमुखी गति पतन को हो सकती है और साथ ही उसमें घूर्णी तथा कंपन गति भ्रमक और जो है स्पंदन भी हो सकती है। परंतु किसी क्षण उस पत्ती के प्रत्येक कण में केवल एक निश्चित लघु विस्थापन होता है। गति की माप और लंबाई तथा समय के मात्रकों में के विषय में भारतीय चिंतन में आपका जो है स्थिर बल भी होता है। यह ज्ञात है कि दिग स्थान में किसी पिंड की स्थिति को उसकी गति उसके 3 अक्षों से दूरियां मापन किया जाता है। भास्कर 1150 ईस्वी में हुए जो तत्क्षणिक गति
जो है तत्लिकी गति को अवधारणा जो है प्रस्तावित की, जिसने अवकल गति जो है गणित के प्रयोग पर जो है तत्क्षणिक वेग की आधुनिक संकल्पना पूर्व ज्ञान दिया। तो याद रखना भास्कर जो है किस बल की बात कही थी, किस गति की बात कही थी, ये भी हमें याद रखना है। तरंग तथा धारा जल की बीच अंतर को भली भांति समझा जा चुका है। धारा जो है आपका गुरुत्व और तरलता के अंतर्गत जल कणों की गति है, जबकि जल जो है तरंग जल कणों के कंपन के संचरण का परिणाम है। मतलब यह हुआ कि सागर के अंदर एक जलधारा चलती है, ठीक है, तो वो गुरुत्व और तरलता के अंतर्गत चलती है, लेकिन जो तरंग जल गति होती है वो कंपन के कारण होती है। इसी की अवधारणा को विज्ञान में प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में ये जो है अपनाया गया था। उसी ही कॉन्सेप्ट पे सारा काम हो रहा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो लिखा है आपका, गैलीलियो की सरल परंतु क्रांतिकारी अवधारणाओं ने अरस्तु की यांत्रिकी को पूर्णतः नकार दिया। तो याद रखना अरस्तु का जो है एक तरह से जो सिद्धांत था उसका संशोधन किसने किया, गैलीलियो ने किया। अब जो है याद रखना एक नई यांत्रिकी का विकास किया जाना था। विशिष्ट रूप से इस कार्य को सर आइजक न्यूटन ने, जिन्हें सभी युगों का महानतम वैज्ञानिक माना जाता है, ने लगभग अकेले ही संपन्न किया। तो अरस्तु के बाद गैलीलियो और गैलीलियो के बाद कौन आए, न्यूटन। तो न्यूटन ने गति का जो नियम दिया वो आज सर्वमान्य है, पूरी दुनिया में वो विख्यात है। न्यूटन ने गैलीलियो की धारणा के आधार पर गति के 3 नियमों को जो है उनके नाम से जाने जाते हैं के रूप में एक यांत्रिकी की आधारशिला रखी। गैलीलियो का जड़त्व का नियम उसका आधार बिंदु था, जिसका न्यूटन ने गति के प्रथम नियम के रूप में रूपांतरित किया। याद रखना, तो गैलीलियो के याद रखना जो जड़त्व का नियम था कहीं न कहीं वो न्यूटन के प्रथम नियम से जुड़ा हुआ है, इसे इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को क्या था, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। ये क्या है, ये न्यूटन का गति का पहला नियम है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई पिंड अगर रखा है वो तब तक विराम अवस्था बना रहेगा जब तक कोई बाह्य बल उस पर न लगाया जाए, तब तक वो गति नहीं कर सकता है। ये न्यूटन का पहला जो है गति का नियम है, ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है और भविष्य में भी ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। आगे लिखा है आपका, आगे लिखा है कि अब विराम अवस्था अथवा एक समान रैखिक गति दोनों ही में शून्य त्वरण समाविष्ट है। अतः गति के प्रथम नियम को सरल शब्दों में इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो गति का प्रथम नियम की एक परिभाषा और क्या है, यदि किसी पिंड पर लगने वाला जो है नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। शून्यतः त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता है, तभी त्वरण क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो ये जो है गति का जो प्रथम नियम है इसको इस जो है सिद्धांत से भी प्रमाणित किया जा सकता है। आगे लिखा है, व्यवहार में इस नियम के अनुप्रयोग में हमें 2 प्रकार की स्थितियों से समान जो है सामना करना होता है। कुछ उदाहरणों में तो हम यह जानते हैं कि वस्तु का पर नेट बाह्य बल शून्य होता है, उसमें हम यह निष्कर्ष जो है निकाल सकते हैं कि वस्तु का त्वरण शून्य है। उदाहरण के लिए अंतरा तारकीय आकाश में सभी गुरुत्वीय वस्तुओं से दूर, बहुत दूर किसी अंतरिक्ष यान जिनके सभी रॉकेट बंद किए जा चुके हों पर कोई नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं होता है। गति के प्रथम नियम के अनुसार इसका त्वरण शून्य होना चाहिए। यदि यह गति में है तो इसे एक समान वेग से गतिशील रहना चाहिए, ये जो है नियम में कहा गया है, ठीक है। आगे है जो है आपका, तथापि बहुधा हमें आरंभ में सभी बलों का ज्ञान नहीं होता है। उस अवस्था में यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई वस्तु अत्वरित है, अर्थात वह वस्तु या तो विरामावस्था में अथवा एक समान रैखिक गति में है, तब हम गति के प्रथम नियम के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए। गुरुत्व हर स्थान पर हो, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्या है, हर स्थान पर है। विशेष रूप से पार्थिव परिघटनाओं में पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती हैं।
साथ ही गतिशील वस्तुएं सदैव ही घर्षण बल, श्यान घर्षण और का अनुभव करती हैं। बिल्कुल सही है। तो जितनी गतिशील वस्तुएं होती हैं उनमें घर्षण बल और श्यान घर्षण जो है आकर्षण बल जरूर होता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो है, तब यदि पृथ्वी पर स्थित कोई वस्तु विरामावस्था अथवा एक समान रैखिक गति में हो, तब ऐसा होने पर कारण यह नहीं है कि उस पर कोई बाह्य जो है कार्य नहीं है, वरन उस पर कार्यरत विभिन्न बाह्य बल एक दूसरे को निरस्त करके सभी बलों की योग को शून्य नेट बाह्य बल कहते हैं। तो प्रथम नियम ने क्या बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जानना है क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग न्यूटन का गति का द्वितीय नियम देखेंगे। लिखा है, गति का प्रथम नियम उस साधारण प्रकरण से संबंधित है रखता है जिसमें किसी पिंड पर नेट बाह्य बल शून्य है। गति का द्वितीय नियम उन व्यापक स्थितियों से संबंध रखता है जिसमें पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लग रहा हो। यह नियम नेट बाह्य बल और पिंड के त्वरण में संबंध दर्शाता है। कौन सा? तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। संवेग क्या है? किसी पिंड के संवेग को उसकी जो है संहति m तथा वेग वेलोसिटी b के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये इसे हम p द्वारा क्या करते हैं, उसको हम संकेत देते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सदिश राशियां हैं, कौन अदिश राशियां हैं। तो वेग, बल, विस्थापन, त्वरण और संवेग ये सदिश राशियां हैं, बाकी सब अदिश राशियां हैं। दैनिक जीवन के निम्नलिखित साधारण अनुभवों में पिंडों की गति पर बलों के प्रभाव पर विचार करते समय हमें संवेग के महत्व का पता चलता है। तो कौन कौन से उदाहरण हैं द्वितीय नियम के, हमें ये जानना है। पहला आपका है, मान लीजिए कि एक कम भार का वाहन जैसे छोटी कार अथवा एक अधिक भार का वाहन जैसे सामान से लदा ट्रक दोनों ही किसी क्षैतिज सड़क पर खड़े हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि समान जो है समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से गति कराने में कार की तुलना में ट्रक को ढकेलने में अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होती, क्योंकि वो समान लदा हुआ है। इसी प्रकार यदि एक हल्का पिंड तथा एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान हैं, तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिणाम के विरोधी बल की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम चलाते हैं भारी जो है अगर ट्रक को, तो ज़्यादा बल लगता है, तो रोकने में भी ज़्यादा बल किसको लगेगा? जो ज़्यादा भारी पिंड है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। दूसरा है आपका एग्जाम्पल क्या है, यदि दो पत्थर, एक हल्का और दूसरा भारी है, एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं। दोनों धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होता है, मतलब उसे पकड़ना क्या होता है, आसान होता है, नहीं तो चोट कम उससे लगती है। इस प्रकार किसी पिंड को जो है संहति महत्वपूर्ण प्रचाल है जो गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करता है। विचार करने योग्य एक अन्य महत्वपूर्ण प्रचल है चाल। बंदूक से छोड़ी गई गोली रुकने से पूर्व मानव ऊतक को आसानी से भेज सकती है, परिणाम स्वरूप दुर्घटना हो जाती है। यदि उसी गोली को साधारण चाल से फेंकें तो अधिक क्षति नहीं होती, क्योंकि उस पर गति होती है, चाल अधिक होती है। अतः किसी दी गई संहति से के लिए यदि चाल ज़्यादा है, चाल जो है चाल के संदर्भ में बताया गया है अधिक है, तो उसे जो है एक निश्चित समय अंतराल में रोकने के लिए अधिक जो है परिणाम के विरोधी बल की आवश्यकता होती है। तो जो जितना गति में हो जाएगा उसको रोकने के लिए उतने ही बल की आवश्यकता होती है। साथ साथ जो है लेने पर संहति और वेग का गुणनफल अर्थात समवेग प्रत्यक्ष रूप से गति का एक जो प्रासंगिक चर होता है। यदि अधिक वेग समवेग परिवर्तन की आवश्यकता है तो लगने के लिए अधिक परिणाम के बल की आवश्यकता होगी। तो जिसकी जितनी चाल होगी उतना ही हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में जब कैच कोई खिलाड़ी लेता है तो अपना हाथ गेंद के अनुरूप पीछे करके लेता है, तभी उसको चोट नहीं लगती है। आप यह देख सकते हैं मैप के माध्यम से, जब कोई देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जब गेंद कोई आती है तो जो कैच पकड़ता है फील्डर, वो देखा होगा हाथ बॉल को पकड़ने के साथ हाथ को पीछे की ओर लाता है, तो उसी गति में लाता है हाथ को जिस गति में गेंद आ रही है, तो उसको चोट कम लगती है। ये भी एक उदाहरण है किसका? तो जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का। तो लिखा हुआ है आपका
क्रिकेट का कोई अभ्यस्त खिलाड़ी तीव्र गति से आती गेंद को एक नौसिखिया खिलाड़ी की तुलना में कहीं अधिक आसानी से लपक लेता है, जबकि नौसिखिया खिलाड़ी उसी गेंद को लपकने में हाथों में चोट खा लेता है। इसका एक कारण यह है कि अभ्यस्त खिलाड़ी अपने हाथों से गेंद को लपक कर उसे रोकने में अधिक समय लगाता है, उसी के वेग में चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अभ्यस्त खिलाड़ी गेंद को लपकने की क्रिया में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जबकि नौसिखिया खिलाड़ी अपने हाथों को स्थिर रखता है और गेंद को लगभग तत्क्षण की लपकने की प्रयास करता है। गेंद को आपका तत्क्षण रोकने के लिए उसे उसी अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है। फलस्वरूप उसके हाथों में चोट लग सकती है। इसे निष्कर्ष निकलता है कि बल केवल संवेग परिवर्तन पर ही निर्भर नहीं करता है, वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितनी तीव्रता से यह परिवर्तन किया गया है। समान वेग परिवर्तन यदि अपेक्षाकृत कम समय में किया जाता है तो अपेक्षाकृत अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। संक्षेप में संवेग परिवर्तन की दर अधिक है तो बल अधिक होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको यहाँ पर नियम के अनुसार बताया गया है। तो याद रखना, ये आपका ये उदाहरण है, ये आपका किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका आपका न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का। यहाँ पे एक उदाहरण और दिया गया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेक्षण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संहति तथा वेग के गुणनफल अर्थात संवेग की गति पर बल के प्रभाव का मूल है। मान लीजिए कि किसी विभिन्न संहति के दो पिंड जो आरंभ में विराम में है, कोई निश्चित अगर बल उस पर लगता है, ठीक है, बल अगर उस पर लगता है तो एक निश्चित समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। हल्का पिंड अपेक्षाकृत भारी पिंड की तुलना में अधिक चाल ग्रहण कर लेता है, परंतु समय अंतराल के अंत में परीक्षण यह दर्शाते हैं कि प्रत्येक पिंड समान संवेग क्या करते हैं, उपार्जित करता है। इस प्रकार समान समय के लिए लगाया गया समान बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है। यह गति के द्वितीय नियम के प्रमाणित मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसको हमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे दिया है, पिछले प्रक्षेपण में संवेग का सदिश चरित्र अर्थपूर्ण नहीं रहा है। अब तक के उदाहरणों में संवेग परिवर्तन तथा संवेग समानांतर दिशाओं में है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी डोरी द्वारा एक पत्थर को क्षैतिज समतल में एक समान चाल से घुमाया जाता है। इसमें संवेग का परिणाम स्थिर रहता है, परंतु उसकी दिशा निरंतर होती है, परिवर्तित होती है। जैसे अगर हम कोई भी पिंड को घुमाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये तो स्थिर है, लेकिन ये गतिमान बना हुआ है, उसी चीज़ को ये बताया गया है, ठीक है। तो लिखा है, यह डोरी पर आपका डोरी से होकर पत्थर को हमारे हाथों द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुभव से संकेत मिलता है कि यदि पत्थर को अपेक्षाकृत अधिक चाल अथवा अधिक क्षैतिज छोटी त्रिज्या के वृत्त में घुमाया जाए तो हमारे हाथों द्वारा अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, या अधिक त्वरण अथवा संवेग सदिश में तुलना की अधिक परिवर्तन के तनुरूप होती है। बिल्कुल सही है। इससे यह संकेत मिलता है कि संवेग सदिश में अधिक परिवर्तन के लिए अधिक बल लगाना होता है, ठीक है। जितना संवेग होगा उतना ही बल हम अधिक लगाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये उदाहरण के द्वारा बताया गया है। ये भी क्या है, ये न्यूटन का द्वितीय नियम का एक उदाहरण है। अब हम लोग न्यूटन का गति का तृतीय नियम देखेंगे। लिखा है कि गति का द्वितीय नियम किसी पिंड पर लगे बाह्य बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण से संबंध बताता है। कौन सा? तो द्वितीय नियम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिंड पर लगे बाह्य बल का उद्गम क्या है, मतलब वो कहाँ से वो शुरू होता है। कौन साधन बाह्य बल प्रदान करता है। न्यूटनी यांत्रिकी में इन प्रश्नों का सरल उत्तर यह है कि किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल सदैव ही किसी अन्य पिंड के कारण होता है। मतलब यह हुआ कि जो बल लगता है वो किसी अन्य पिंड के कारण होता है। दो पिंडों ए और बी के युगल पर विचार कीजिए। मान लीजिए पिंड ए पर कोई बाह्य बल लगाता है, तब यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि क्या पिंड भी ए भी बी पर कोई बाह्य बल लगाता है या नहीं, जिसे हम क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरणों में उत्तर स्पष्ट जान पड़ता है। यदि आप किसी कुंडलित कमानी को अपने हाथ से दबाएं तो वह कमानी आपके हाथों के बल से संपीड़ित हो जाती है। संपीड़ित कमानी भी प्रत्युत्तर में, मतलब उसके जो प्रतिक्रिया में
आपके हाथों पर बल आरोपित करती है तो आपको दर्द भी होता है। तो इसका मतलब क्रिया की क्या हो गई, प्रतिक्रिया। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो क्रिया के प्रतिक्रिया पर ही आधारित है। आप इस बल का अनुभव करते हैं, परंतु तब क्या होता है जब पिंड संपर्क में नहीं होते हैं। पृथ्वी गुरुत्वीय बल के कारण किसी पत्थर को अधोमुखी दिशा में खींचती है, ठीक है। क्या पत्थर पृथ्वी पर कोई बल लगाता है? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम पत्थर द्वारा पृथ्वी पर लगे बल के प्रभाव को नहीं दे सकते हैं। परंतु न्यूटन के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। पत्थर भी पृथ्वी पर परिणाम में समान तथा दिशा में विपरीत बल लगाता है, ठीक है। हमें इस बल की जानकारी नहीं हो पाती है। इसका कारण यह है कि अत्यधिक भारी होने के कारण पृथ्वी की गति पर पत्थर द्वारा लगने वाले कम बल का प्रभाव नगण्य होता है, उसका प्रभाव कम होता है, ठीक है, शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार न्यूटनी अभियांत्रिकी के अनुसार प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। दो पिंडों के बीच परस्पर अन्यों क्रिया बल है। बल सदैव युगल में पाए जाते हैं। साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया गया। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। आगे लिखा है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम की भाषा इतनी सुस्पष्ट और रोचक है कि यह सामान्य भाषा का अंग बन गई है। कदापि इसी कारणवश गति के तृतीय नियम के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। आइए गति के तृतीय नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें, ठीक है, जिन्हें क्रिया प्रतिक्रिया पदों से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। पहला क्या है, गति के तृतीय नियम में पदों क्रिया और प्रतिक्रिया का अर्थ बल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। एक तरफ इधर से भी बल लगता है और प्रतिक्रिया में भी बल ही लगता है, तो दोनों तरफ बल ही लगता है और कुछ नहीं होता है। एक ही भौतिक राशि के लिए विभिन्न पदों पर प्रयोग कभी कभी भ्रमित कर सकता है। तृतीय नियम को सरल और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं, बल सदैव युगलों में पाए जाते हैं। पिंड ए तथा बी द्वारा आरोपित बल पिंड बी पर ए द्वारा आरोपित बल के समान और विपरीत होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि तृतीय नियम के पदों क्रिया और प्रतिक्रिया से यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया से पहले आती है, अर्थात क्रिया कारण है तथा निहित प्रतिक्रिया उसका प्रभाव है। तृतीय नियम में ऐसा कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं है। ए पर बी द्वारा आरोपित बल तथा बी पर ए द्वारा आरोपित बल एक ही क्षण कार्य करते हैं। जितना हम तेजी से कोई गेंद दीवार पे मारेंगे उतना ही तेजी से गेंद हमारी तरफ आएगी। इसी संकेत के आधार पर इसमें भी किसी भी एक को क्रिया दूसरे को प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, एक ही वस्तु पर नहीं करते हैं। दो पिंडों ए और बी की युगल पर विचार कीजिए। तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया उसी चीज को यहाँ पर ये बताया गया है। ये जगह पे ए बी है तो ठीक उसका बी ए हो जाएगा। तो याद रखना क्रिया की प्रतिक्रिया इसी नियम पर आधारित होती है, इसी नियम पर वो काम करती है, ठीक है। हम लोग न्यूटन के नियम के बाद संवेग संरक्षण का नियम क्या है देख लेते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय तथा तृतीय नियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम संवेग संरक्षण का नियम की ओर अग्रसर करते हैं। एक परिचित उदाहरण पर विचार कीजिए। किसी बंदूक से एक गोली छोड़ी जाती है। यदि बंदूक द्वारा गोली पर लगा बल F है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार गोली द्वारा बंदूक पर लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, एक F होगा, ठीक है। उसी चीज को ये बताया गया है, ठीक है। आगे लिखा है, दोनों बल समान समय अंतराल डेल्टा टी तक कार्य करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार गोली का संवेग परिवर्तन फोर्स बल होता है तथा बंदूक द्वारा संवेग परिवर्तन क्या होता है, उसका उल्टा होता है। क्योंकि आरंभ में दोनों विराम हैं, अतः संवेग परिवर्तन अंतिम संवेग के बराबर है। इस प्रकार यदि छोड़ने के पश्चात गोली का संवेग पीबी है, तो बंदूक का आपका क्या होगा, पीजी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण वहां क्या हो जाएगा, तो क्रिया की प्रतिक्रिया के अनुसार ही वो झटका लगता है, उसी चीज को बताया गया है। इस प्रकार किसी
वियुक्त निकाय अर्थात कोई निकाय जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है में निकाय के कणों की युगलों के बीच पारस्परिक बल जो है व्यष्टि कणों में संवेग परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु चूंकि प्रत्येक युगल के लिए सामरिक बल पारस्परिक बल समान और विपरीत हैं, संवेग परिवर्तन युगलों से जो है क्या हो सकते हैं, निरस्त हो जाते हैं तथा कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। इस तथ्य को संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अन्यों क्रिया करने वाले कणों की किसी जो है वियुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित होता है। तो संवेग संरक्षण के नियम पर ही रॉकेट उड़ते हैं, उसी चीज को यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है इस चैप्टर में। आप लोग चैनल को पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।